हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 इनर प्रोडक्ट स्पेसेस ऑफ लीनियर अलजेब्रा BA 6 सेम के थर्ड इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनालाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो नेमिंग थ्योरम है, ये भी फर्दर क्या होगी, इम्पोर्टेंट होगी। ये थर्ड है, फर्स्ट मैंने की थी कोचिज-सचवार्ड थ्योरम, सेकंड मैंने की थी बेजल्स थ्योरम एंड थर्ड ये है ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनालाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज़ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि हर एक जो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है जिसकी डायमेंशन फाइनाइट होती है वो क्या बनाती है, उसके पास क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो हमें गिवन क्या है कि VF कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है जहाँ जिसकी डायमेंशन क्या है, n है। ठीक है, यहाँ पे मैंने S को लेट कर लिया जहाँ पे डायमेंशन n के होंगे, ये किसकी बेसिस होगी, V की होगी। ठीक है, तो हर एक जो ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है ना, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट लेके चली मैं, तो हर एक जो ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है ना वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। एंड अगर उसकी डायमेंशन n है ना, तो हमारे लिए सिर्फ हमें क्या इनफ होगा प्रूव करने का कि ये क्या बनाए, ऑर्थोगोनल बेसिस बनाए। देखो, ऑर्थोनॉर्मल एंड ऑर्थोगोनल में डिफरेंस है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यू आई की यू जे के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगी ना वो हमको ज़ीरो दिखानी होगी। लेकिन ऑर्थोनॉर्मल में हमारे पास दो कंडीशंस थी, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं दो कंडीशंस कौन सी थी, यू आई का यू जे के साथ 1 होना चाहिए जहाँ पे आई जे के इक्वल हो, यू आई का यू जे के साथ 0 हो अगर ये नॉट इक्वल हो। ठीक है, तो ऑर्थोनॉर्मल में दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है, बट ऑर्थोगोनल में सिर्फ सेकंड जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वही को उसी को हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है वो ऑब्वियसली प्रूव हो रही है। ठीक है, तो सेकंड हमें क्या प्रूव करना है कि जो इनकी इनर प्रोडक्ट है ना उसको हमें क्या दिखाना पड़ेगा, 0 दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करके चलते हैं, हमारे पास जो S है ना वो क्या है, बेसिस है लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि कोई ना कोई यू आई ऐसा होगा जो कैसा होगा, नॉन ज़ीरो होगा, जहाँ पे आई की वैल्यू 1 से n तक है। फिर मैंने लेट किया कि V1 U1 के इक्वल है। पिछली थ्योरम में मैंने W को लेट किया था पहले में, सेकंड में मैंने V को लेट किया था। एंड यहाँ पे अब मैं V1 को तो U1 के लिए लेट कर लूँगी एंड V2 को डिफ़ाइन करूँगी इस तरीके से। ठीक है, V2 को मैंने इस तरीके से डिफ़ाइन किया। अगर V2 हमारा 0 हो गया ना, अगर यहाँ से मतलब U2 हमारे पास V1 U1 के इक्वल है तो V2 हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, V2 0 हो जाएगा। तो U2 की वैल्यू जो हमारे पास थी, अगर V2 0 हो गया तो ये इस साइड जाके U2 की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो U2 है ना वो स्केलर मल्टीपल ऑफ है V1 का। ठीक है, U2 इज़ द स्केलर मल्टीपल ऑफ U1, यानी कि जो हमारा V1 था वो किसके इक्वल हो गया, U1 के। यही हम लेके चल रहे थे। तो ये क्या हो गए, U1 की U2 के साथ जो सेट हो गया ना वो कैसा हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। बट हम तो लीनियरली इंडिपेंडेंट लेके चले थे, तो यहाँ पे क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसलिए जो U1 एंड U2 होगा ना ये सबसेट होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट का, लीनियरली इंडिपेंडेंट का होगा। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो V2 है वो नॉन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर V2 नॉन ज़ीरो हुआ फिर V2 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे, या आप सिंपली कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अगर मैं V2 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट कराऊँ तो इसके इक्वल होता है। अब हमें पता है नॉर्म ऑफ U1 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, U1 की U1 के साथ इनर प्रोडक्ट, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से सिर्फ ये बचेगा, किसके इक्वल आया, 0 के, यानी कि V2 की V1 के साथ जो इनर प्रोडक्ट थी वो 0 के इक्वल आई। यही हमें प्रूव करना था, बट ये हमने 1 के लिए प्रूव कर दिया, 2 के लिए प्रूव कर दिया, हमें कहाँ तक, डायमेंशन n तक प्रूव करना है। ठीक है, तो 2 के लिए किया, तो अब हम डिफ़ाइन करेंगे V3 को, जैसे मैंने V2 लिया था उसी तरह से मैं V3 लूँगी। यहाँ से V3 हमारा नॉन ज़ीरो आएगा। ठीक है,
तो V3 की फिर मैं V1 के साथ इनर प्रोडक्ट करा दूँगी। यहाँ से जो V3 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट है ना, वो भी क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ तक कहाँ तक कर दूँगी, N तक कर दूँगी। तो सारी की सारी जो हमारी इनर प्रोडक्ट है ना, वो किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। इस तरीके से हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक ऑर्थोगोनल सेट कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसमें हमारे पास n वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हर एक वेक्टर्स में क्या आ रहा है, वी आई अपॉन में नॉर्म ऑफ वी आई आ रहा है। जैसे इसमें भी आया था, 2 वाले में भी आया था। ठीक है, तो उसको मैं क्या लेट कर लूँगी, डब्ल्यू आई लेट कर लूँगी। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ये सेट है ना, ये क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा वेक्टर्स वी का। यही हमें प्रूव करना था। देखो पहले हमने क्या किया, हमें क्या दिखाना था कि हर एक फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है उसके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होती है। तो पहले मैंने गिवन कंडीशन को लिख लिया। फिर हमें पता है कि जो ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है ना, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ऑब्वियसली प्रूफ हो रही है, बट सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर मैं यू आई की यू जे के साथ इनर प्रोडक्ट कराऊँ, वो ज़ीरो के इक्वल आनी चाहिए, जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे है। ये दिखाने के लिए मैंने क्या किया, V1 को U1 के इक्वल लेके चली। फिर मैंने V2 को कंस्ट्रक्ट किया। यहाँ से हमारे पास जो हमारा V2 था वो नॉन ज़ीरो आया। एंड फिर मैंने V2 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट कराई। यहाँ से जो ये इनकी इनर प्रोडक्ट थी वो ज़ीरो के इक्वल आई। यहाँ से जो V2 हो गया वो ऑर्थोगोनल हो गया V1 के। फिर मैंने V3 डिफ़ाइन किया, ये भी ऑर्थोगोनल हो जाएगा V1 के, इसकी इनर प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आएगी। इसी तरीके से हमारे सारे n वेक्टर्स तक ज़ीरो प्रोडक्ट आएगी, तो ऑर्थोगोनल हो गया। तो इसलिए जो हमारा सेट है वो क्या बनाएगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएगा। इस चैप्टर में सिर्फ हम इतना ही करेंगे।